हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ढंग से पढ़ाई करते होंगे, है ना। आज हम लोग का जो है फिजिक्स का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। तो आज मेरा है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। और ये क्वेश्चन क्या बोला है, आराम से देखिए। क्वेश्चन हमको बोला है कि धारा प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोला है, ठीक है ना। कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका अगर हम डायग्राम बनाए, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा गया है, ठीक है जी, ठीक है। मान लीजिए वायर है, और वायर क्या होता है, चालक होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है ना। और इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है आर वगैरह है, इसका रेजिस्टेंस कितना है बाबू, आर है, ठीक है जी। और इस वायर को क्या किया गया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया। सेल बोले तो बैटरी से, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इससे इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो करेगा बिल्कुल। तो मान लीजिए इस करंट वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, कितना, आई, ठीक है। अब देखिए, इसमें जब करंट फ्लो कर रहा है आई, तो मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जो वायर है, यहाँ पे है, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी है ना, ये भी मेरा वायर है। अब एक बात बताइएगा कि अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आवेश का जो प्रवाह का जो दर होता है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही क्या होता है, करंट, है ना। आई बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। कि आवेश के प्रवाह का जो दर होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा, है ना। तो इसमें क्या फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो, मतलब इसमें करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, इसमें आवेश फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर इसमें आवेश फ्लो कर रहा है तो एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई चार्ज होगा क्यू, सपोज डेट, मान लीजिए कोई पॉइंट ए पर कोई चार्ज अगर क्यू है, तो इस चार्ज को ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा, है ना। और वो काम करवा कौन रहा है, ये बैटरी जो सेल है, जो इसके दोनों जो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल है, इसके जो दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ये चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब क्या है कि इसको यहां से यहां तक जाने, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इस पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा होगा, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर तक आवेश को जाने में कितना कार्य हो रहा है, डब्ल्यू, है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि आवेश Q को कहां से कहा बाबू, A से B तक, A से B तक जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W। मान लीजिए जो आवेश है ना, जो आवेश है इसको आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, है ना, प्लस क्यू आवेश भी ले सकते हैं। इसको यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, मान लिया हमने W। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो W जो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो इसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल कितना रखा है ना। अगर इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में अगर W कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, W, है ना। तो इसके दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस का मान होगा कितना होगा। और जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक जाने में अगर इसको काम करना पड़ रहा है तो जो काम होगा क्या होगा बताइए। तो हम
ये दोनों सिरों के बीच हमने क्या कनेक्ट किया हुआ, भी विभवांतर कनेक्ट किया है। तो हम एक बात पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चूंकि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं बुआ, हम लोग जानते हैं कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन आवेश। आप लोग पढ़े होंगे। अभी कौन सा कार्य होता है तो आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है प्लस क्यू आवेश, और इस चार्ज को मान लीजिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहे हैं, तो इन दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेल्टा भी जो होगा, वो डेल्टा भी का मान कितना होता है, डेल्टा भी का मान होता है क्या होता है, कार्य अपॉन आवेश। तो यहां से यहां तक लेवल में मान लीजिए डब्ल्यू कार्य कर रहे हैं, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर प्लस क्यू आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में अगर डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य, डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है ना, तो इसके दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, भी है। जो चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर का मान है भी है, तो ये विभवांतर किसके बराबर होगा, तो उस कार्य जो यहां से यहां तक जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य अपॉन इस चार्ज के परिमाण, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब यहां से विभवांतर का वैल्यू, इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना है, जो वायर है ए बी, इसके दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर लगा है, तो भी विभवांतर लगा है। तो भी का जो यहां से मान होगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यहां से यहां तक जाने में कार्य कितना करना पड़ रहा है, तो कार्य करना पड़ रहा है डब्ल्यू अपॉन आवेश का परिमाण कितना है, क्यू है। तो यहां से अगर हम डब्ल्यू का वैल्यू निकालें, है ना, तो इधर आने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो इसलिए यहां से मतलब यहां से कहने का मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यू का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, भी क्यू के बराबर आया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब डब्ल्यू का वैल्यू जब भी क्यू के बराबर आया, तो एक बात और आप लोग जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं, सुनिएगा, ठीक है। अगर एक बात बताइए, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो होगा क्या, वो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है ना, और चार्ज के फ्लो होने के जो रेट होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहां से एक बात हम जानते हैं, क्योंकि डब्ल्यू बराबर कितना है मेरे पास, डब्ल्यू बराबर आया भी क्यू, डब्ल्यू बराबर कितना है, भी क्यू। अब इधर कुछ कुछ बात हम लिखते हैं, क्या कि हमको एक बात पता है कि चूंकि आई जो होता है ना, आई विद्युत धारा, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि Q अपॉन टी होता है, कितना होता है, Q अपॉन टी होता है। तो मान लेते हैं कि आवेश को, है ना, जो प्लस क्यू है उसको ए से बी तक जाने में टी समय लग रहा होगा, तो जो विद्युत धारा का परिमाण होगा, इसमें जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें विद्युत धारा का परिमाण कितना होगा, आई बराबर Q अपॉन टी। अच्छा, तो यहां से इसलिए अगर Q का वैल्यू यहां से निकाले तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा आपका आई टी। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो Q का वैल्यू हो जाएगा आई टी। चलिए, Q का वैल्यू मिल गया। और एक बात हमको ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हम पढ़े होंगे, आप लोग भी जानते होंगे बुआ, कि ओम के नियम के अनुसार जो भी बराबर होता है ना, भी बराबर क्या होता है, आई आर के। आप लोग पढ़े हैं, ओम के नियम में ये बात पढ़ाया जाता है कि जो भी होता है वो बराबर क्या होता है, आई आर के। अगर इन दोनों वैल्यू का मान Q बराबर आई टी और V बराबर आई आर, अगर इन दोनों का मान अगर यहाँ पुट कर दिया जाए, तो जो W का मान आएगा बुआ कितना आएगा, W का मान कितना आएगा, W बराबर कितना आएगा, V का वैल्यू कितना है, आई आर, V का वैल्यू है आई आर इंटू Q का वैल्यू कितना है, आई टी। ठीक है। अब यहाँ अगर लॉजिकली अगर आप सोचें तो W बराबर क्या हो जाएगा, आई गुना हो जाएगा आई स्क्वायर, है ना, फिर R रहेगा और T रहेगा। अब देखिए जो वर्क डन का वैल्यू आया, जो कार्स का वैल्यू आया, वो कार्स का वैल्यू कितना आया, आई स्क्वायर आर टी, कितना आया, आई स्क्वायर आर टी। और अगर ढंग से देख रहे हैं तो आखिर में चार्ज को जब यहां से यहां तक किया गया, जब कार्य की W है, तो ये कार्य गया कहां, ये कार्य गया कहां, तो यही जो कार्य होता है बुआ, उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। मतलब इस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा, इस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है, यही कार्य जो होता है ना, उस हीट के रूप में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है ना। तो आप लोग देखे भी होंगे कि अगर आपके घर में कोई विद्युतीय उपकरण होगा, वो अगर विद्युतीय उपकरण को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते होंगे, तो कुछ समय बाद अगर उसके वायर को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि वायर थोड़ा सा गर्म हो गया है, उसमें मतलब थोड़ा सा हीट आ गया है,
वो हीट कहां से आया, तो वो हीट कोई और नहीं हुआ, वही जो आवेश को फ्लो करने में, उस कंडक्टर में जो आवेश को फ्लो करने में जो कार्य किया जा रहा है ना, वही कार्य वो हीट का मान है। मतलब हम इतना समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि जब यहाँ पे W का जो वैल्यू आया है, जो ये कार्य है ना, यही कार्य कौन ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे कि यही कार्य चालक में कौन ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा या उष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यही कार्य चालक में उष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और जब ये उष्मा के रूप में रूपांतरित होगा, इसलिए जो W है ना, यही W के बराबर हो जाएगा हीट के, H है क्या, ये हीट, ठीक है ना। और जब ये हीट के बराबर हो जाएगा तो बताइए W का वैल्यू I2RT है, तो हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जो हीट का वैल्यू निकल के आएगा, हीट बराबर निकल के आएगा I2RT, इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से I2RT। और यही है किसी चालक में उत्पन्न उष्मा, ठीक है ना। तो किसी चालक में उत्पन्न उष्मा का व्यंजक यही होता है H बराबर I2RT, ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है जी। और यही से हुआ, जूल जो वैज्ञानिक थे, यहीं से उन्होंने 3 नियम दिया था, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे कि जूल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहीं से 3 नियम दिया, बारी बारी से दो चीज को कांस्टेंट रखते गए। जैसे में अगर I को और T को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के हो जाएगा। यहीं से जूल जो थे ना, इसी से 3 नियम दिए। क्या नियम दिए, इसी से उन्होंने 3 नियम दिया। पहला नियम में उन्होंने क्या कर दिया था, I और T को कांस्टेंट रखा, या फिर मान लीजिए R और T को कांस्टेंट रखते हैं, तो पहला नियम में उन्होंने कहा कि R और T को कांस्टेंट रखा, तो R और T को जब कांस्टेंट रखेंगे तो H जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I स्क्वायर के। मतलब करंट का मान जितना ज्यादा होगा, कोई भी चालक में करंट का मान जितना ज्यादा होगा, उसमें हीट का परिमाण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें अगर हम I और T को कांस्टेंट कर दें, I और T को कांस्टेंट कर दें, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किधर हो जाएगा, R के। मतलब किसी चालक में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उसका हीट भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसका एग्जांपल देखा जा सकता है अपन नाइक्रोम के तार में। नाइक्रोम देखे हैं आप लोग, जो हीटर में प्रयुक्त किया जाता है, उस नाइक्रोम के तार का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से देखिएगा उसमें इतना ज्यादा हीट आ जाता है ना, उस पर खाना भी बन जाता है, बनता ही नहीं बनता है। तो यहीं से वो बात आया है। और अगर मान लीजिए I और R को कांस्टेंट कर दें, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T के हो जाएगा। मतलब समय का मान जितना ज्यादा होगा, हीट का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यही 3 नियम जूल साहब दिए थे। हालांकि अपन काम के नहीं है, हमको जो क्वेश्चन पूछा है कि धारा प्रवाह के कारण खाली चालक में उत्पन्न उष्मा, तो धारा के प्रवाह के कारण चालक में जो उत्पन्न उष्मा का व्यंजक आया वो कितना आया, H बराबर I2RT, ठीक है जी, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको एक बार देख लीजिए, उतारना चाहे तो इसको उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है ना। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है बुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोलता है। क्या बोलता है, विभवमापी की सहायता से
सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करें। है ना, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करें। हमको ये देता है वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ा सा विभवमापी के बारे में देखते हैं, उसके बाद उसकी सहायता से हम दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। पहले सुनिए, मान लीजिए मेरे पास कोई विभवमापी है। पहले विभवमापी को देख लेते हैं कि पहले हम थोड़ा सा विभवमापी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो विभवमापी जो होता है वो कुछ इस प्रकार का बना होता है, कुछ ऐसा होता है विभवमापी। आप लोग खाली मतलब क्या कर, एक तरह से देख लीजिए इसको, विभवमापी को, है ना। बात क्लियर है। विभवमापी कुछ ऐसा होता है, देखिए यहां से ज्ञात सेल होता है ना, और इसमें क्या लगा होता है, एक वायर लगा होता है ना। और इसका जो पूरा पोटेंशियल होता है, इसका जो विभवांतर है, मान लीजिए भी है, निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है जी, है ना। इसमें और आप RH वगैरह जोड़ सकते हैं, धारा नियंत्रक वगैरह जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। हालांकि उसका कोई, आप चाहे तो इसमें धारा नियंत्रक को भी जोड़ सकते हैं, परिवर्तन प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। आप इसमें धारा नियंत्रक को जोड़ सकते हैं, RH को, ठीक है। यहाँ पे आप कुंजी भी लगा सकते हैं, स्विच वगैरह, ठीक है जी। और एक वायर होता है जो दिख रहा है ना, ई वायर है, ठीक है ना। इसमें सब गेम इसी वायर का होता है, ठीक है ना। ये वो मैग्नेटिक पदार्थ का या फिर कॉन्स्टेंटेंट पदार्थ का बना होता है ना, ये होता है वायर। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है ना, मान लीजिए इस वायर का पूरा लंबाई जो है ना L है, ये वायर का पूरा लंबाई क्या है, L है, ठीक है ना। विभवमापी इसी प्रकार का होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर मान लीजिए हम एक सेल जोड़ दिए, मान लीजिए हम इस वायर के इस पॉइंट से हमने क्या जोड़ दिया, इसमें एक सेल जोड़ा, यहाँ पे एक सेल जोड़ दिया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल सपोज रेट E है, और इसके साथ एक जोड़ दिया जाता है गैल्वेनोमीटर को, और चौकी को इसके साथ जोड़ करके तार के संपर्क में रखते हैं खाली। ये आपका चौकी, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये अपना पूरा विभवमापी क्या है, विभवमापी। इसमें एक बात समझना क्या है, मतलब विभवमापी में क्या होता है ना, एक वायर होता है, मान लीजिए वायर है मेरे पास, ये वायर है, और इसका अपना होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट का पदार्थ का, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटेंट बोलते हैं उसको, उस पदार्थ का ही बना होता है, ठीक है। और इसके बुआ इस वायर को क्या किया जाता है, एक सेल से जोड़ा जाता है ना बुआ, एक सेल से जोड़ दिया जाता है। बात क्लियर है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है। और इसको मान लीजिए, अब देखिए इस विभवमापी को हमने क्या से जोड़ा है, एक और सेल से जोड़ा है। अब यहाँ पे दो सेल है, इसको बोलते हैं ज्ञात सेल, इसको बोलते हैं अज्ञात सेल, है ना। इसको बोलते हैं ज्ञात सेल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता रहता है ना। इसका विद्युत वाहक बल हमको पता होता है, पोटेंशियल नहीं पता होता, इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है, ठीक है जी। और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ, चौकी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ करके जो चौकी है ना, तार AB के संपर्क में रखा जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, अगर विभवमापी का अगर हम सिद्धांत थोड़ा सा समझें, इसका अगर हम प्रिंसिपल समझाएं आप लोगों को थोड़ा सा, तो इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या है ना, ये जो विभवमापी है ना, इसका जो संवेदनशीलता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब इसमें क्या है, इसमें जो लगा इस सेल है, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ना, इस तार के लंबाई के समानुपाती होता है, जहाँ पे पोटेंशियल के मान। देखिए किया क्या जाता है, अगर सिंपल वे में समझे इसको, तो देखिए किया क्या जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इस जॉकी को, देखिए एक बात बताइए, पूरा वायर में, अब एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो ज्ञात सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। ज्यादा क्यों होगा, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, है ना। तो क्या करिए आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़े तो पहले उसको देखिए, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। इसका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, इस सेल से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और अगर इसमें
इसमें इसका पोटेंशियल अगर इस सेल के पोटेंशियल से कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इसका संतुलन बिंदु नहीं मिलता। संतुलन मतलब डिफ्लेक्शन जीरो वाला बिंदु नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से इस सेल का क्या होना चाहिए, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। अब एक बात सुनिएगा, मान लीजिए पूरा जो तार का यहां से लेकर यहां तक पूरा जो लंबाई है तार का वो मान लेते हैं एल है, सपोज डेट। आराम सुनिए, मस्त समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आए। यहां से यहां तक जो तार का लंबाई है पूरा एल मान लीजिए। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, समझना ही है क्या कि इसका जो पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल है ना, हम यहाँ पे खोजते हैं कौन बिंदु को, संतुलन बिंदु को खोजते हैं। कौन बिंदु को, संतुलन बिंदु को खोजते हैं, ठीक है ना। इस विभवमापी में हम एक संतुलन बिंदु खोजते हैं। संतुलन बिंदु कैसे खोजते हैं, तो यहाँ पे जो इस सेल के साथ अभी गैल्वेनोमीटर को जोड़े हैं ना, यही हमको संतुलन बिंदु के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसे, सबसे पहले मान लीजिए इसमें पूरा पोटेंशियल बटा हुआ है, हम क्या करते हैं यहाँ से जोगी को बारी बारी से इधर टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं। मान लीजिए इधर टच किए तो डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर में आया, फिर हम इधर टच किए तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर आया, तो हमको पता चलेगा कि इधर का जीरो होने का चांस है। तो ऐसे टच कर करके एक पॉइंट हमको ऐसा मिलता है, इसको हम इधर से खसकाते हैं, जोगी जो है यहाँ से धीरे 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 खसकाते हैं और देखते हैं कि कहां पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य हो रहा है। मतलब कौन ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इससे होकर करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। और करंट फ्लो नहीं करेगा तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा। और उस पॉइंट को मान लीजिए हम टच करते करते मान लीजिए ई पॉइंट पर मिला हमको ऐसा पॉइंट, टच करते करते जब चौकी को जब टच करते करते आए तो मान लीजिए इस बिंदु पर हमको एक ऐसा पॉइंट मिला जो क्या हुआ, जहां पर यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो है। तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ माप लिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या कर दिया, माप लिए। मान लीजिए एक्स मिला, वहां से वहां तक का लेंथ कितना मिला, एक्स मिला। अब यहाँ पे अगर आप एक बात लॉजिकली देख रहे होंगे, एक्स मिला। अब आप लोग यहाँ पे एक बात लॉजिकली देख रहे होंगे कि जो भी पोटेंशियल है, जो पूरा पोटेंशियल भी है वो कितना में ड्रॉप हुआ है, ये पूरा लंबाई में, ये पूरा तार के लंबाई में ड्रॉप है। मतलब जो भी पोटेंशियल है वो ड्रॉप है एल लंबाई में। भी पोटेंशियल है वो कितना लंबाई में ड्रॉप है, एल लंबाई में ड्रॉप है। तो इसलिए अगर बात करें हम, अगर एक वोल्ट अगर विभवांतर की बात करेंगे, 1 वोल्ट कितना में ड्रॉप होगा, तो V बटा एल में, सॉरी एल बटा V में, कितना में, एल बटा V में। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि एल लंबाई में जो है ना, ऐसा बोलिए कि जो पूरा एल लंबाई है ना, एल लंबाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V। पूरा एल लंबाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V है। अच्छा, तो एल लंबाई में V है, तो इसलिए एक्स कितना, एक लंबाई में कितना होगा, एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो V बटा एल। एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, V बटा एल। तो इसलिए कितना यूनिट में, इसलिए x यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो x यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V बटा एल इंटू एक्स। मतलब जो एक्स लेंथ है, जो एक्स लेंथ है, इस एक्स लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इस एक्स लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V बटा एल इंटू एक्स। और चूंकि यहाँ पे संतुलन बिंदु है, और यहाँ पे संतुलन बिंदु होने का मतलब इस सेल का पोटेंशियल और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इस एक्स लेंथ का पोटेंशियल, एक्स लेंथ में जो तार का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। क्योंकि जब तक पोटेंशियल का मान समान नहीं होगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला, तब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं मिलेगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य होने का मतलब क्या है, यहां से होकर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और यहां से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम। मतलब जो ये विद्युत वाहक बल, मतलब जो सेल का विभवांतर है क्या, जो विद्युत वाहक बल का मान है ना, यहाँ पे ड्रॉप हुए पोटेंशियल के बराबर है ना हुआ। मतलब इसलिए यहाँ से जो E का जो वैल्यू हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर इतना लंबाई में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और इतना लंबाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, V बटा एल इंटू एक्स। अगर ये दोनों बराबर होगा, इतना लंबाई में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और इस सेल का विद्युत वाहक बल, अगर ये दोनों बराबर होगा तभी इसमें का करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तभी डिफ्लेक्शन जीरो होगा, अन्यथा जीरो नहीं होने वाला है। एक बात बताइए, V बटा एल तो कांस्टेंट है, V बटा एल क्या है, कांस्टेंट। V बटा एल क्या है, V बटा जो एल है ना यहाँ पे, एकांक लंबाई में, देखिए एकांक लंबाई में ड्रॉप हुए पोटेंशियल का मान है, एकांक लंबाई में विभवांतर का मान है। तो जब एकांक लंबाई में विभवांतर का मान है तो ये क्या है, ये है कांस्टेंट। ये क्या है, ये है कांस्टेंट। तो इसको क्या मान सकते हैं हम, K।
तो v बटा एल बराबर क्या हो जाएगा, v बटा एल को हम क्या मान लेते हैं, के हमने मान लिया। तो जब v बटा एल को जब हम के मान लेंगे, इसलिए यहां से e का जो वैल्यू आ जाएगा ना, e बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स। और ये जो k है ना, क्या है, ये है एकांक लंबाई में, है ना, एकांक लंबाई में विभवांतर का मान, एकांक लंबाई में विभवांतर है, ठीक है ना। और ये चूंकि के कांस्टेंट है, तो इसलिए ई जो है ना, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। मतलब जो विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल समानुपाती है लंबाई के। मतलब ये जो लंबाई है, जहां पे विक्षेपण शून्य होगा, उसी के समानुपाती क्या होगा, ये विद्युत वाहक बल। यही क्या है, इस विभवमापी का सिद्धांत है। बात क्लियर है। विभवमापी का प्रिंसिपल यही है, जो विभवमापी की जो संवेदनशीलता होता है, वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती है, समझ में आ रहा है। अब इसी के सहायता से हमको दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम दो सेल को जोड़ देंगे। मान लीजिए विभवमापी तार है, और इस तार में हमने एक सेल को ऊपर जोड़ा है ना। आराम से देखिए, इसमें एक सेल को जोड़ा गया है, जिसका विभवांतर है भी प्लस माइनस, ठीक है जी। इसका विभवांतर भी, इसको हमको ज्ञात रहता है, ज्ञात सेल होता है, ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए RH लगा दिया, धारा नियंत्रक को लगा दिए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लगा दिया RH को, ठीक है जी। और मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक कुंजी लगा दिया, है ना। और ये विभवमापी तार है पूरा, इस तार का लंबाई कुछ भी मान सकते हैं आप, XYZ, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्या किया, विभवमापी की सहायता से, मेरा क्वेश्चन क्या है, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो विभवमापी है, इसमें हम दो सेल को जोड़ देंगे। दो सेल को जोड़ दिए, एक सेल को E को जोड़ दिया, इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए E1, और एक सेल को और जोड़ दिया, जिसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए कितना, E2 है। हमने दो सेलों को जोड़ा, है ना। और जब दो सेलों को जोड़ा, तो अब क्या किया, यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ जॉकी को श्रेणी क्रम में जोड़ा, जॉकी को रखे साथ AB के संपर्क में, तार का नाम दे दिया AB, इसके संपर्क में रखा, ये जॉकी है अपना, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा दिया स्विच, E वाला एक स्विच लगाए, है ना, ऐसा कर दीजिए। मान लीजिए यहां से हमने क्या लगा दिया है, स्विच लगा दिया है, ठीक है ना। इसको बोल दिया CD और मान लीजिए P, ठीक है ना, CD। अब क्या करेंगे, अब देखिए आराम से सुनिए, यह मान लीजिए पूरा विभवमापी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो सबसे पहले आप लोग, हम स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए। अगर आप मतलब है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, विभवमापी के साथ पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में, इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए, है ना, E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले, E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेलों को चित्रानुसार जोड़ लिया जाता है। जैसे चित्र में हम जोड़े हैं, वैसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनिए, यहाँ पे देखिए ढेर धारा नियंत्रक नहीं लगाता है, आप नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लगा दिए उसे, कोई, है ना। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेलों को चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। इसको चित्र के अनुसार जोड़ लिए, ठीक है जी, चित्र के अनुसार जोड़ लेंगे, है ना। चित्र पर बना लेंगे, या फिर पहले चित्र बना लेंगे तब नीचे लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन आएगा तो पहले फिगर बना लेना है, और फिगर बना के इसके नीचे क्या लिखना है, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेलों को चित्रानुसार जोड़ लिया जाता है। चित्र के अनुसार जोड़ लिए। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि सर्वप्रथम को जी CD, देखिए यह C और यह D, सबसे पहले ये दोनों को जोड़ दिए, CD परिपथ को चालू किया गया, है ना। सर्वप्रथम CD परिपथ को चालू किया जाता है, तो E1 विद्युत वाहक बल वाले सेल से इसमें धारा का प्रवाह होता है। अब फिर क्या करेंगे, जॉकी को वही 20 से 1 की ओर खिसकाएंगे, और कब तक खिसकाएंगे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य ना हो। तो जॉकी को हम 20 से 1 की ओर खिसकाएं, है ना। और मान लीजिए खिसकाने के बाद हमको यहाँ पे जो मिला ना, यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन 0 मिल गया,
और जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 मिल गया तो यहाँ से तार की लंबाई माप ली है, और तार की लंबाई मापे तो हमको मान लीजिए L1 मिला। कितना मिला? L1। कितना मिला? इस सीडी परिपथ को चालू किया तब का कहानी बता रहे हैं। इस सीडी परिपथ को जैसे ही चालू करेंगे तो E1 विद्युत वाहक वाले सेल से धारा का प्रवाह होने लगेगा, और जौगी को B से की ओर तब तक खिसकाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य ना हो। जैसे ही विक्षेपण शून्य होगा ये तार का लंबाई मापेंगे, और मापने पर मान लीजिए हमको L1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? L1। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, और विभव मापी के सिद्धांत से अगर चलेंगे तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा बताइए? विभव मापी के सिद्धांत से जो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? E1 जो हो जाएगा, E1 प्रोपोर्शनल किधर हो जाएगा? L1 के। देखिए यहाँ पे अगर E विद्युत वाहक वाला सेल था तो E प्रोपोर्शनल देखिए x क्या आया, x पर विक्षेपण मिला था E प्रोपोर्शनल x, लेकिन यहाँ पे L1 पर मिल रहा है तो E1 प्रोपोर्शनल L1। तो इसलिए यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आएगा, तो E1 बराबर क्या आता है? कांस्टेंट के रूप में किया आता है KL1। और K होता क्या है? तो K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर कोई पूछा है कि सर ये वाला क्या है, K क्या है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात याद रखिएगा, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां से E1 का वैल्यू क्या आएगा? KL1। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, यह मान लेना है। उसके बाद अब क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? अब उसके बाद फिर लैंग्वेज यहां से लिखेंगे मुझे कि अब सीडी परिपथ को हटा करके पीसी परिपथ को जोड़ा जाता है। इसको हम हटा दिए, वहां से काट दिए यहाँ स्विच, यहाँ से इसको हटा दिए, अब इसको जोड़ दिए। अब सीडी परिपथ को हटा करके पीसी परिपथ को जोड़ा जाता है, तो किससे? E2 विद्युत वाहक वाले सेल से धारा का प्रवाह होता है। अब इसमें जो करंट का फ्लो होगा ना, कौन? E2 विद्युत वाहक वाले सेल से धारा का प्रवाह होता है। और वही करेंगे, जौगी को B से की ओर तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य ना हो। तो मान लीजिए हम जौगी को खिसकाते मान लीजिए हमको यहाँ पे विक्षेपण शून्य मिला, यहाँ पे मिला, तो यहाँ से यहाँ तक का तार की लंबाई माप लेंगे। तो मान लीजिए तार की लंबाई जब वहां से वहां तक हमने मापा तो तार की लंबाई हमको मिला L2। कितना मिला? L2 मिला। तो फिर यहाँ पे खा लेंगे विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से। तो विभव मापी के सिद्धांत से अगर चलेंगे तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा बताइए? विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? E2 प्रोपोर्शनल L2 क्या हो जाएगा? E2 जो प्रोपोर्शनल किधर हो जाएगा? L2 के। यहाँ पे E था तो E प्रोपोर्शनल x के था, है ना। x पर विक्षेपण बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे विक्षेपण बिंदु क्या मिल रहा है? L2 पे, और इससे धारा का प्रवाह हो रहा है ना, क्योंकि E तो कटल है ना, तो करंट इससे फ्लो कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? E2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L2 के। और जब E2 प्रोपोर्शनल L2 के हो जाएगा, इसलिए यहाँ से E2 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? KL2। इसको माना समीकरण सेकंड। और वही K जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकंड, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1 बटा E2, LHS में LHS डिवाइड होगा, तो E1 बटा E2 बराबर RHS में RHS कितना? KL1 बटा KL2, KL1 बटा KL2, और यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए E1 बटा E2 का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया? L1 बटा L2। आपको बस इतना याद रखना है। यही विभव मापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत बल की तुलना का व्यंजक। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, तो लैंग्वेज एक बार फिर से सुन लीजिए, है ना। आप लोग लिखिएगा इसको कॉपी में, नोट कीजिएगा जरूर, क्योंकि देखिए अब उतना स्पेस नहीं था मेरे पास एक लैंग्वेज को लिखा जाए, थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज भी हो जाता है, तो आप लोग सुनिए, उसको फिर से लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन आता है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत बल की तुलना का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, इतना नहीं करना, तो हम समझाएं विभव मापी के सिद्धांत, ये नहीं करना डायरेक्ट यहाँ से कहानी शुरू करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ऐसे ही बनाना है, देख लीजिए डायग्राम ढंग से। अब डायग्राम बना करके क्या लिखेंगे, नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे डायग्राम के नीचे कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेलों को चित्रानुसार जोड़ लिया जाता है। इस चित्र के अनुसार जोड़ लिए, बात कीजिए। अब पारा चेंज करके अब लिखेंगे, है ना, कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम को सीडी इस परिपथ को चालू किया जाता है, सर्वप्रथम सीडी परिपथ को चालू किया जाता है तो E1 विद्युत वाहक बल वाले सेल से धारा का प्रवाह होता है। क्या? सर्वप्रथम सीडी परिपथ को चालू किया जाता है तो E1 विद्युत वाहक बल वाले सेल से धारा का प्रवाह होता है एवं जौगी को B से A की ओर तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य ना हो।
विक्षेपण शून्य की स्थिति में तार AB की लंबाई माप ली जाती है, जो कि L1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? L1। इसलिए विभवमापी के सिद्धांत से, फिर यहां से लिखेंगे, अगर नीचे से एक लाइन छोड़ के, विभवमापी के सिद्धांत से E1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L1। E1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L1 क्या हो जाएगा, है ना। अब प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो E1 बराबर क्या आएगा? KL1। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट मानने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर से लिखेंगे कि अब CD परिपथ को हटा करके CP परिपथ को चालू किया जाता है। देखिए CP परिपथ को चालू किया जाता है तो E2 विद्युत वाहक बल वाले सेल से धारा का प्रवाह होता है एवं जौगी को B से की ओर तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य ना हो। विक्षेपण शून्य की स्थिति में तार AB की लंबाई मापी जाती है, जो कि L2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? L2। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे विभवमापी के सिद्धांत से E2 जो इसका विद्युत वाहक बल है इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो E2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L2। प्रोपोर्शनल का साइन है कांस्टेंट आता है K, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे लिखे हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो KL2 हो गया, है ना। इसको माने समीकरण सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देना है। क्या करना है? डिवाइड। LHS में LHS से डिवाइड होगा, RHS में RHS है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकंड। तो LHS कितना? E1 बटा E2 बराबर क्या हो जाएगा? KL1 बटा KL2। ये से K कैंसिल हो जाता है, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। ये अपना क्या था? पूरा व्यंजक। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को किया, हम लोग का टोटल 12 क्वेश्चन हो गया है ना। मतलब आधा हम लोग कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं उसको भी हम कर लेंगे, मतलब एग्जाम से पहले पूरे उसको निपटा देंगे, ठीक है ना, इस मंथ में ही। तो आप लोग क्या करिए, देखिए मैटर ये नहीं करता है कि हम कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप उसमें से कितना सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम पूरे क्वेश्चन करवा भी दें और आप उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं सीखें तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको आप देखिए ध्यान से, है ना। जो लिखने वाली चीजें उसको लिखिए, घर पे इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए साबित करने का, तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में आपसे बनेगा, न तो अगर एग्जाम में नहीं बनेगा बाबू ना, तो आपको बहुत पछतावा होगा कि सर जी हमको पढ़ा रहे थे लेकिन हम उसको समझे नहीं, उसको मतलब इग्नोर कर दिए, है ना, तो बहुत पछतावा होगा। लेकिन एक कहावत है ना बाबू कि अब पछता तो होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, वही हाल होगा कि फिर पछताने से कोई फायदा भी नहीं है जब आपका समय निकल गया होगा। इसलिए आप लोग समय रहते हैं, है ना, ये पूरा क्वेश्चन को क्या करिए, एक बार फिर से देखिए, ड्राइव कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। पूरा एफर्ट्स डाल दीजिए बोर्ड एग्जाम पे, है ना, तब जाके आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप लोग को अगर जो भी डाउट रहे, आज जो पढ़ाए हम, जो भी पढ़ाए चाहे इधर जो भी कुछ पढ़ाए, अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा रहेगा, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वाकई में आपका कुछ हेल्प हो रहा है, कुछ मदद हो रहा है, तो आप लोग इस सेशन को अपने दोस्त यार तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। आज के लिए इतना ही रहना है। बाय बाय, जय हिंद, गुड ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।